नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा की कविता बारहमासा के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार है वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। और इसकी व्याख्या की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में बता देना चाहूँगी कि जायसी की प्रसिद्ध रचना जो है पद्मावत के बारहमासा का एक अंश यहाँ पर हमें दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। आप हिंदी पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी में आप पद्मावत से भली भांति परिचित हो। तो नागमती के विरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है और कवि ने शीत के अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। और इसी तरीके से जो एक पर्टिकुलर मौसम है, जो सर्दियों का मौसम है, उस मौसम में, जो शीत के मौसम में उसकी विरह वेदना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और किस तरीके से बढ़ती है, उन सभी चीज़ों का हम यहाँ पे वर्णन पढ़ेंगे। इसके प्रथम पद में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक का संदेश भेज रही है। क्लियर है। दूसरे पद में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण किया है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है और वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। और जो अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेन रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक तप्त होती जा रही है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको यहाँ पे समरी दी है। साथ ही साथ वीडियो की ओर बढ़ने से पहले यही कहूँगी, व्याख्या को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ व्याख्या के बाद हम इसके प्रश्नोत्तरों की भी चर्चा करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा से हर पद के और हर पाठ के साथ करती आ रही हूँ, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है, जो चैप्टर है, अच्छे से आपको क्लियर यहाँ पर हो जाए। पहली पंक्तियों की ओर बढ़ने से पहले मैं इसके प्रसंग की व्याख्या कर दूं कि इसका प्रसंग क्या है। कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। इसमें कवि ने रानी नागमती के विरह का वर्णन किया है। नागमती का पति रत्नसेन बाहर गया हुआ है। शीत ऋतु है और अगहन मास में प्रेमी यानी पति के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। वह भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी दशा का वर्णन करते हुए वह नायक यानी राजा रत्नसेन को संदेश भिजवा रही है। तो आइए अब हम पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। और पंक्तियों की जो व्याख्या से पहले आप साथ ही साथ उनके कठिन शब्दों को भी लिख लिया कीजिए। जैसा कि मैं शुरू कर रही हूँ कि अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी दूबर दुख सो जाय किमि काढ़ी। अगहन यानी अगहन महीने की बात यहाँ हो रही है। देवस अर्थात दिन, घटा यानी घटना, निसी अर्थात रात और बाढ़ी अर्थात बढ़ना। कि अजगन का महीना आ गया है। जो नागमती है वो अपनी वियोग व्यथा को, विरह व्यथा को वर्णित करते हुए कहती है कि अगस्त का महीना जो है निकट आ गया है और इस मास में जो दिन है आघन देवस यानी इस मास में जो दिन है घटा अर्थात छोटा होता है और रात बड़ी होने लगती है और निसी बाड़ी और जो रात है वो बढ़ने लगती है। दूभर दुख सो जाय कि मिकाड़ी। दूभर दुख यानी कठिन दुख, ऐसा दुख जिसे झेलना बहुत कठिन हो गया है, इसे कैसे सहा जाए, जाए की मिकाड़ी, और इसे किस तरीके से सहा जाए। अगली पंक्तियों में कहती है अब धनी देवस बिरह बभा राती ज्वरे बिरह जो दीपक बाती। और आगे वो कहते हैं कि अब धनी देवस यानी धनी देवस यानी जो दिन हैं बड़े होते हैं, यानी नागमती को विरह के कारण छोटे दिन भी बड़े लगने लगते हैं। यानी धनी देवस जो छोटे दिन हैं वो भी विरह के कारण उसको बड़े लगने लगते हैं, यानी रात के समान लग रहे हैं। जरे विरह जो दीपक बाती, और वह इस विरह की अग्नि में, दीपक यानी दिया, विरह यानी विरह, जो दीपक बाती, बाती यानी दिए की बाती, और वह इस विरह की अग्नि में दीपक की बत्ती की भांति रात दिन जलती रहती है। आगे वो कहती कापा हिया जनावा सीयू तऊ पय जाई होई संग पीयू।
कापा यानी कांपना, हिया अर्थात हृदय, जनावा अर्थात प्रतीत हुआ, सियु अर्थात शीत के महीने में, ठंड के मौसम में। और अब अगहन मास में ठंड के कारण जो हृदय है वो कांपा जा रहा है। तऊ पे जाए, और इसे तभी सहा जा सकता है जब होई संग पियू, और इस ठंड के मौसम को तभी सहा जा सकता है जब प्रिय का संग हो। पियू अर्थात प्रिय यानी संग, और जब प्रिय का संग हो। यहाँ पर जो नागमती है अपनी विरह व्यथा को वर्णित कर रही है। आगे वो कहती है घर घर चीर रचा सब काहू, और आगे वो कहती है कि उनके होने पर शीत कम हो जाता है, कि पति के घर पर होने पर स्त्रियां घर घर चीर, चीर अर्थात वस्त्र, रचा सब काहू, और जो घर पर पति के घर पर होने पर जो स्त्रियां हैं वो रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए रहती हैं, लेकिन मोर रूप रंग लेगा नाहू, नाहू अर्थात नाथ। और जब मेरा ही जो पति मेरे साथ नहीं है तो मैं भला श्रृंगार किसके लिए करूं, और मैं श्रृंगार कैसे कर सकती हूँ। पलटी ना बहुरा, बहुरा अर्थात अपने पति के लिए वो शब्द का प्रयोग कर रही है बहुरा, कि पलटी ना बहुरा गा गो बिछोई, और जो मेरा पति है उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा, उन्होंने तो पलटकर भी इधर नहीं देखा जब वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। बिछोई यानी मुझसे बिछड़ गए हैं। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, और अब वो फिरे फिरे अर्थात अब वो वहीं पर फिर रहे हैं शीत से बचने के लिए, जगह जगह फिर रहे हैं रंग सोई, और आग जला रहे हैं। और पर ये जो आग है ये विरोणियों के हृदय को जला रही है, यानी कि जो प्रेमी जो नायक है वो ठंड से बचने के लिए आग जला रहा है, लेकिन उसकी जो तपन है, जो तपिश है, वो यहाँ पर उनकी नायिकाओं को जला रही है। ये इस संदर्भ में कहा गया है कि वो आग जलाने का काम कर रहे हैं। दूसरा अगला वो कहती है सियरी अगिनी बिरेनी हिये जारा, सुलगी सुलगी दगदे भय धारा छारा, यानी सियरी, सियरी यानी शीतल ठंडी, अग्नि बिरहनी हिये, हिये अर्थात जा, हिये अर्थात हृदय, कि यह अग्नि सुलग सुलग कर मेरे तन को दग्ध कर रही है। सुलगी सुलगी दग्ध भय छारा, और ये जो अग्नि ये लोग जला रहे हैं, जो मेरे प्रिय शीतल से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए ये जो अग्नि जला रही है, सुलगी सुलगी दग्धे भय छारा, ये दग्ध कर रही है, मेरे तन को जला रही है और जलाकर राख किए दे रही है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, कंतु अर्थात प्रिय, कि मेरे इस तरह जलने के दुख को मेरा पति नहीं जानता। जोबन जरम करे भस्मंतु, भस्मंतु भस्म करना, जोवन अर्थात यौवन, मेरा यौवन मुझको भस्म किए डाल रहा है। और मेरा पति जो आग जला रहा है उसको नहीं पता, उसकी आग से, उसकी तपन से मेरे शरीर को जलन महसूस हो रही है, जिससे मेरा जो यौवन है मुझको भस्म किए जा रहा है। यानी इसका भावार्थ यह है कि नायिका कहना चाह रही है कि मेरा जो यौवन है, मेरी जो जवानी है वो व्यर्थ हुई जा रही है, और जब मेरा प्रिय ही मेरे साथ नहीं है तो मेरी इस जवानी का क्या फायदा। आगे फिर जो नागमती वो कहती है कि पिए सो कहे हूँ संदेशा ए भवरा एकाग। फिर आगे नागमती कहती है कि पियो से कहो हूँ, पियो से यानी प्रिय से कहे हूँ, मेरे प्रिय से कहो संदेशा, ये संदेशा ए भवरा, कि हे भोरे और हे काग, कि हे भोरे और काग से कहती है कि तुम जाकर मेरे पति को ये संदेशा दे दो कि तुम्हारी पत्नी विरह की अग्नि में जलकर मर गई है। सो धनी भिरई जरई, जरी गई तेही धुआं हम लाना, और जलकर मर गई है, और उसी आग का जो धुआं निकला है उसी से हमारा शरीर काला हो गया। यानी जो भंवरा और जो कौवा होते हैं दोनों ही काले होते हैं, और वो एक व्यंग्य के तौर पर कह रही हैं कि मेरे पति को जाके संदेश दे दो कि हमारा जो ये रंग है ये नेचुरल काला नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारी विरह की अग्नि में जलकर मर गई है, जिसकी वजह से जो उसकी राख है हमारे शरीर पे लग गई और हमारा तन जो है काला हो गया। इसका एक्चुअल भावार्थ यहाँ पर ये है। तो आशा करती हूँ इसको पहला पद आपको बड़ी ही आसानी से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बिना किसी देरे के इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। पंक्तियाँ अत्यंत आसान है। अगर आपको, मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर आपको इनके कठिन शब्दों के अर्थ क्लियर है तो आप उसको कनेक्ट करके आप बड़ी आसानी से उनकी व्याख्या
कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी भाषा में भी साइड बाय साइड नोट बनाया कीजिए। वैसे तो मैं आपको सब कुछ चीज़ें अपलोड करवा ही देती हूँ, सब कुछ आपको देती हूँ रिटर्न में, बट एक आपकी लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है वो आप इजीली उसको समझ सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए विशेष की ओर बढ़ते हैं। पहला है नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। दूसरा, 12 मासा वर्णन के अंतर्गत अगहन मास के शीत का प्रभाव दर्शाया गया है, तभी इस कविता का नाम यहाँ पर 12 मासा पड़ा है। विरह की तीव्रता का अंकन हुआ है। भौरे और कौए के माध्यम से विरहणी ने अपनी विरह कूल दशा का मार्मिक अंकन किया है। अलंकार में है सियरी अग्नि हेतु प्रेक्षा विरुद्धाभास अलंकार, उत्प्रेक्षा जरई बिराज बाती, अनुप्रास दूभर धुक कीमी काड़ी रूप रंग, विप्सा घर घर सुलगी सुलगी। आगे है भौरा और काक को दूत बनाकर भेजा गया है। पाशावधि है, छंद दोहा छुपाई है और रस वियोग है। दूसरी पंक्तियों की ओर बढ़ने से पहले इसके प्रसंग की ओर बढ़ते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा महाकाव्य पद्मावत के नायकमती वियोग खंड से अवतरित है और इस काव्यांश में विरहणी नागमती के वियोग व्यथा का पूस मास की सर्दी में चित्रण किया गया है। शीतल से नायिका का शरीर कांपता है और वियोग से उसका हृदय कांपता है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा। पूस जाड़ यानी पूस की सर्दी में थर थर तन कापा और जो शरीर है थर थर कांप रहा है, यानी पूस की ठंड में वियोग पीड़ित नागमती का चित्रण करते हुए कवि बताते हैं कि पूस माह के जाड़े में शरीर जो है ठंड से थर थर कांप रहा है। सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा, सूरज अर्थात सूरज, जड़ाई यानी चले जाना, लंक अर्थात लंका, दिशि अर्थात दिशा, तापा यानी तपा रहा है, यानी दक्षिण दिशा। लंका दिशा यानी दक्षिण की दिशा जिसे कहा जाता है। और सूरज मानो लंका दिशा की ओर जाकर छुप गया हो, अर्थात राजा रत्नसेन लंका की ओर चले गए हैं, क्योंकि जो राजा रत्नसेन है वो नायिका के लिए एक सूरज के समान है। अगर वो उसके समीप होते तो शायद उसको इतनी, ये जो मौसम है ये इतना ना तड़पाता। तो यही कह रही है कि लगता है जो सूरज है वो दक्षिण दिशा में चला गया और वो दक्षिण दिशा को तपा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड जो है बढ़ गई है। आगे नागमती कहती है कि बिरह बाड़ी भा दारुण सियु, दारुण अर्थात कठिन, कि विरह वेदना से रानी का बेहद दारुण यानी दयनीय अवस्था में आ गई है और ठंड की कपकपी उसका जीवन हरने को आतुर है। कि कपकपी यानी जो ठंड की कपकपी है, मरो ले ही हरि जीव, और उसका जीवन हरने के लिए जो कपकपी है वो आतुर है, जो ठंड है वो आतुर है। आगे वो कहती है कि कंत कहाँ हो लागो हियरे, और आगे वो कहती है कंत अर्थात पति नायक कहाँ हो, और तुम कहाँ हो लागो हियरे, और तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे गले लग जाओ तो मुझे कुछ चैन मिलेगा। पथ अपार सूझ नहीं नियरे, नियरे अर्थात निकट, सूझ यानी कुछ नहीं समझ आना, पथ अर्थात रास्ता, कि मुझे तुम तक पहुंचने का कोई भी रास्ता, तुम कहाँ चले गए हो, मुझे तुम तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा है, ना ही उनके ढूंढने का उपाय मुझे कुछ दिख रहा है। मेरे पास पंथ अपार यानी बहुत से रास्ते हैं, परंतु निकट भविष्य में कोई भी मार्ग प्रियतम तक पहुंचाने के लिए नहीं सूझ रहा है। और ठंड में गर्मी प्रदान करने वाला जो वस्त्र है कि सौर सुपेती, सौर अर्थात रजाई, जो हम सर्दियों में वार्म कपड़ा ओढ़ते हैं यानी रजाई, सुपेती यानी हल्की, आवे जूड़ी, जूड़ी अर्थात ठंडी। और आगे वो कहती है कि जो ठंड में गर्मी प्रदान करने वाला वस्त्र अर्थात रजाई है वो भी जाने हूँ सेज हिमचल बूढ़ी, बूढ़ी अर्थात डूबी हुई, हिमचल यानी हिमाचल, हिमालय, जानहू जान पड़ती है सेज यानी बिस्तर, कि वो भी इतनी ज्यादा उसको ओढ़ने के बाद भी मुझे, कि उसको ओढ़ने के बाद भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड प्रतीत हो रही है कि मानो जो मेरी रज़ाई है वो हिमालय की बर्फ के समान बिस्तर प्रतीत हो रही है, और उसको ओढ़ने के बाद भी मेरे शरीर में किसी भी तरह की कोई गर्मी नहीं प्राप्त हो रही है। यानी वो ये कहना चाह रही है कि अगर तुम मेरे पास होते तो मुझे इतनी ठंड महसूस नहीं होती। आगे फिर वो कहती है कि चकई निसई बिचरई दिन मिला, जो चकई है यानी चकवी जो है वो रात के समय भले ही चकवे से अलग रहती है,
कि चकई निसी, निसी अर्थात रात, बिछड़े अर्थात बिछड़ना, दिन अर्थात दिन में, मिला अर्थात मिलना, कि जो चकवे है रात के समय भले ही चकवे से अलग रहती है पर सुबह होने पर प्रिय से मिल जाती है। और हो निसी बासर बिरह कोकिला, और वो कहते हैं किंतु मैं तो रात दिन पीऊ पीऊ की रट लगाए रहती हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे भेंट नहीं हो पाती है। रैनी अकेली, रैनी अर्थात रात में अकेली यानी अकेले होना, साथ नहीं सखी, और रात में मैं अकेली रहती हूँ, रात के समय कोई भी सखी मेरे पास नहीं होती है, मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। फिर वो आगे कहती कैसे जियो बिछोए पंखी, पंखी अर्थात पक्षी, बिछोए यानी बिछड़े हुए, जियो अर्थात जीऊं कैसे, कि आगे वो कहती है कि भला मैं अकेली रहकर बिछड़े पक्षी की भांति किस प्रकार जीवित रहूं। बिरह से चांद भवे तन चांडा, और बिरह यानी बिरह की अग्नि में जो सिचान है यानी जो बाज पक्षी है, भवे तन चांडा, तान यानी शरीर, चांडा अर्थात नोचना भयंकर तरीके से। आगे कहती है विरह रूपी बाज भी मेरे शरीर पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। विरह रूपी बाज यानी जो विरह की जो अग्नि है, जो विरह वेदना मेरी प्रज्वलित हो रही है, वो ऐसे है बाज के समान है जो मेरे शरीर को भयंकर रूप से मेरे शरीर पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। जियत खाए मुँहे नहीं छाड़ा, और मुझे जियत खाए यानी जीते जी मुझे खा जाएंगे और मुझे नहीं छोड़ेंगे, वह मरने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आगे वो कहती है कि रकत ढरा मासू गरा, हाड़ भय सब संग, धनी सारस होई रही मुई, आय समेटहु पंख। रकत यानी रक्त, धरा मासू, मासू अर्थात मांस, ठीक है, हाड़, हाड़ यानी हाड़ मास, भय सब शंख यानी जो हड्डियां हैं वो शंख के समान हो गई है। और वो कहती है ना कि इस विरह के कारण मेरे शरीर का सारा जो रक्त है आंसू के माध्यम से बह रहा है, यानी मेरे शरीर के अंदर का जो खून है वो सारा आंसू के माध्यम से बहा जा रहा है, यानी मैं कमजोर होती जा रही हूँ, मेरा मांस जो है गल चुका है, मेरी सारी हड्डियां शंख के समान दिखाई दे रही है, यानी मैं इतनी ज्यादा पतली हो चुकी हूँ। धनी सारस हो ही रही मुई, आई समेटू हूँ पंख। और आगे वो कहती है कि मैं सारस की जोड़ी की भांति प्रियतम का नाम रटते 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 मर गई हूँ। अब मैं मरणावस्था में हूँ और अब इस अवस्था में मेरे पंखों को समेट लो, यानी मैं मरने वाली हूँ और तुम मुझे आकर संभाल लो। यानी वो इसके माध्यम से भी अपने प्रियतम को संबोधित कर रही है, उनको बुला रही है, जिसकी वीरावस्था में वो अपनी दशा को दर्शा रही है कि मेरी स्थिति किस प्रकार हो गई है। आशा करती हूँ दूसरा पद भी आसानी से समझ आया होगा। पहला है नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रण हुआ है। अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, प्रकृति का उद्दीपन रूप चित्रित किया गया है, यानी जो प्रकृति है उसकी विरह वेदना को बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रही है। अलंकार है बिरह बाड़ी कंत कहा, सोर सुपेती बाजार बिरह में अनुप्रास अलंकार है। विरह से चांद में रूपक अलंकार है, और जाने सेज हिमचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषावधि है, छंद चौपाई दोहा है और रस श्रृंगार है। तीसरा पद कुछ इस प्रकार है कि लागेऊ महा परे अब पाला। लागेऊ अर्थात लग गया है, महा यानी महीना, परे यानी पढ़ने लगे हैं, पाला यानी इन पंक्तियों में कवि माँ के महीने में विरह से जो संतप्त नागमती की दशा का वर्णन करते हुए लिखता है कि माघ का महीना लग गया है और परे अब पाला, और पाला अर्थात ठंड, और अब बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग गई है। विरह काल भयउ जड़ काला, विरह काल यानी विरह की वजह से जो काल है वो जड़ काल अर्थात मृत्यु के समान प्रतीत हो रहा है, यानी विरहावस्था में जाड़ा काल बन जाता है, यानी शरीर काल बन जाता है, अर्थात जो नागमती की जो काया है उसको काला कर दिया, मृत के समान बना दिया है। पहल पहल तन रुई जो झांपे, झांपे यानी छिपाना ढकना, पहले पहल यानी पहले पहल तो तन अर्थात शरीर को, रुई रुई अर्थात गर्म वस्त्रों से, रुई के वस्त्रों से शरीर को ढकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हहली हहली अधिको हिय कापे, हहली हहली यानी धीरे धीरे, अधिक यानी बहुत ज्यादा, हिय यानी हृदय, कापे अर्थात कांपता है, और वस्त्रों के ठंडे होने के कारण जो शरीर है और भी अधिक कांपने लगता है, यानी ठंड से बचने के लिए जो रुई के वस्त्रों से शरीर को ढकना पड़ता है, वही वस्त्र ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो वस्त्र भी ठंडे प्रतीत हो रहे हैं, जिसकी वजह से हृदय में और भी ज्यादा कंपन उत्पन्न हो रहा है।
सूर होई तपुरे नाहा, नाहा अर्थात पति। आई यानी आना, सूर अर्थात सूर्य, होई यानी नागमती कहती है कि हे स्वामी, कि रे नाहा, कि हे स्वामी आप मेरे समीप आकर सूर्य बनकर तपिए, कि सूर्य के समान आप मेरे करीब आ जाइए, मेरे समीप आ जाइए और सूर्य के समान आपकी तपिश से जो मेरी ठंड है वो कम हो जाएगी। ते ही बिनु जाड़ न छूटे महा, महा अर्थात माघ का महीना। ते ही बिनु यानी तुम्हारे बिना जाड़ न छूटे, और जो ठंड है मेरी माघ के महीने में नहीं दूर होगी। यदि आप मेरे पास आ जाओगे तो मुझे सूर्य के समान सुखद लगोगे, और तुम्हारे अभाव में मेरा ये माघ महीने का शीत नहीं छूट सकता। एही मास उपजे रसमूलु, मूलु अर्थात जड़ों में। एही मास, इसी मास में उपजे रसमूलु यानी इसी माह में वनस्पतियों की जड़ों में रस पड़ना प्रारंभ होता है। मूलु अर्थात जड़ों में, कि इसी महीने में जो वनस्पतियां हैं उनमें जड़ों में रस उत्पन्न होना शुरू होता है। तू सो भवर मोर जोवन फूलो, तू सो भवर, भवर यानी भवरे के समान, जोवन यानी यौवन, फूलो यानी फूलना, कि विरह रूपी पवन झकझोरे से मुझे जो ठंडी ठंडी हवाएं है वो मुझे मार रही है। और आगे वो कहती हैं कि जो प्रियतम के दूर रहने से नागवती का जो प्रफुल्लित होता है, यानी जो यौवन है जो प्रफुल्लित होता है वो निरर्थक सिद्ध हो रहा है। यानी जब नायक उसके साथ नहीं है, उसके सौंदर्य को निहारने के लिए, देखने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, तो जो उसका ये यौवन है, सौंदर्य है, वो निरर्थक साबित हो रहा है। नैन चुवही जस माहुट नीरू, नीरू अर्थात माघ, माघू यानी माघ की वर्षा, ठंड में होने वाली जो वर्षा है, नीरू अर्थात जल। और आगे वो कहती है कि मेरे नेत्रों से माघ महीने की वर्षा जैसी झड़ी लगी रहती है, यानी मैं सदैव रोती रहती हूँ। क्यों रोती रहती हूँ? क्योंकि उसको अपने नायक की याद आ रही है। ते ही जल अंग लाग चर चीरू, चीरू अर्थात वस्त्र। और आगे वो कहती है कि आपके वियोग में मेरी आंखों से अश्रुपात होता रहता है। आगे वो कहती है कि प्रियतम के बिना नागमती के अंगों का सौंदर्य जो अर्थहीन हो गया है, तथा वह एक रसहीन जीवन व्यतीत करने को विवश है। कि ते ही जल अंग लाग सर चीरू, और जो उसका यौवन है वो बिल्कुल निरर्थक साबित हो रहा है। टूटे ही बूंद पर ही जस ओला, ओला अर्थात ओले। और ते ही जल अंग लाग सर चीरू, इससे भीगे हुए वस्त्र मुझे बाणों की तरह चुभते हैं। यानी जो ठंड के महीने में वर्षा हो रही है वो इतनी ज़्यादा ठंडक प्रदान करने वाली है, जो वस्त्र हैं जो इस बारिश में गीले हो गए हैं वो भी उसको बाण की तरह चुभते हैं। अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए स्वयं को रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करूं, यानी मैं किसके लिए तैयार हूँ। जो मुझे देखने वाला है, मेरी प्रशंसा करने वाला है, वही अब मेरे साथ नहीं है। विरह पवन होई मारे झोला, और जो विरह की अग्नि में, जो माह के महीने में चलने वाली जो हवा है, ठंडी ठंडी हवा है, इस वर्षा की हवा, वो मुझे अंदर तक झकझोर रही है। झोला अर्थात झकझोरना। कोहिक श्रृंगार को पही पटोरा, पटोरा यानी वे रेशमी वस्त्र। और फिर वो कहती है कि मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र धारण करूं। गिये नहीं हार रही होई डोरा। और वो आगे कहती है कि गिये, गिये अर्थात गर्दन। वो आगे कहती है मैं अपनी गर्दन में हार भी नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरी गर्दन सूख कर एक डोरे जैसी हो गई है। तुम्हारे अभाव में मुझे महोट की वर्षा की बूंदें ओलों की भांति कष्टकर प्रतीत होती है। तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिरुवर भा डोला, यानी तिनका। ते ही पर बिरहा जराई के चहे उड़ावा झूला, झूला अर्थात राख। और फिर आगे नागमती कहती है कि हे स्वामी, आपके विरह में मैं बहुत हल्की अथवा दुर्बल हो गई हूँ। कि तुम बिनु कंता, कंता अर्थात स्वामी, कि तुम्हारे बिनु स्वामी धनी हरुई, जो मेरा शरीर है वो बिल्कुल तिनके के समान हो गया है, मैं बहुत दुर्बल हो गई हूँ। ते ही पर बिरह जराई के चढ़े उड़ावा झोल, झोल अर्थात राख। और मेरा शरीर तिनकों के समान हिलता रहता है, यानी बहुत हल्का हो गया है। इस पर विरह की आग मुझे जलाकर राख के समान उड़ा देना चाहती है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या समाप्त होती है। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं कि नागमती का विरह सर्दियों में और भी अधिक तीव्र हो जाता है। अपने प्रियतम के वियोग में वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। अवधी भाषा का सहज रूप से प्रयोग किया गया है। विप्रलम श्रृंगार में करुण रस की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी वो श्रृंगार रस भी यहाँ दिखाई देता है, साथ ही साथ करुण रस की भी उत्पत्ति यहाँ पर
हुई है। उपमा रूपक पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। लोगो ही माँ जो वन फूलों में चौपाई छंद और तुम बिनु झोल में दोहा छंद है। तत्सम तद्भव शब्दावली की सहज संबंधित प्रयोग यहाँ पर किया गया है। स्वमित्री में लयात्मकता की सृष्टि की गई है। अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि फागुन पवन झंगोरे बहा। फागुन यानी फागुन हवा झकझोर रही है, यानी फागुन महीने में जो हवा है, पवन अर्थात हवा जो है झकझोर रही है, वो झकझोर रही है, अंदर तक खिला रही है, यानी बहुत ज्यादा ठंड है। चौगुन सिए जाए किमि सहा। सहा यानी सहना, किमि अर्थात कैसे। और आगे जो वो कहती है कि इस महीने में शीतलहर चलती है और विरहणी नागमती को इसे सहना कठिन हो गया है। कि चौगुन सिए, सिए यानी इसको, जो ये हवा चल रही है, इसको कैसे सहा जा सकता है, इसके लिए बहुत कठिन हो गया है। तन अर्थात शरीर, जस पियर पात, पियर यानी पीले पत्ते के समान, भा मोरा, मोरा अर्थात मेरा। और आगे नागमती कहती है कि उसका शरीर जो है पीले पत्तों के समान पीला पड़ गया है। क्यों पीला पड़ गया है? वियोग के कारण। वो अपने पति को, अपने नायक को याद कर रही है। विरह न रहे पवन होई झोरा, झोरा अर्थात झकझोरना। विरह यानी विरह की अग्नि, की विरह पवन उसके शरीर को झकझोर रही है, यानी ये जो मंद मंद हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये उसके मन को झकझोर रही है। क्यों झकझोर रही है? क्योंकि ये हवा चलने से उसको अपने प्रियतम की याद आती है। तरीवर झरे झरे बन ढाखा, ढाखा अर्थात वृक्ष। और इस मास में पेड़ों के पत्ते झड़ते जा रहे हैं। झरे झरे अर्थात झड़ना। और इस महीने में जो पेड़ों के पत्ते हैं वो झड़ते जा रहे हैं। भाई अनपत, अनपत अर्थात बिना पत्ते के। फूल फल शाखा, फूल फल जो सब कुछ है वो सूखते जा रहे हैं, बिना पत्तों के हो गए हैं। तथा जो वन है वो ढाकों के बिना हो गए, जो वन है वो वृक्षों के बिना होते जा रहे हैं। करीना बनाफती किना हुलासु, हुलासु अर्थात उत्साह, और वनाफती अर्थात वनस्पति। आगे क्यों कहती है कि फूल वाले पौधों पर नई कलियां आ रही हैं और इस प्रकार वनस्पतियां तो उल्लासित हो रही है। कि करई वनस्पति यानी जो नए पत्ते उगने का समय आ गया है, और जब नए पत्ते उग रहे हैं तो इसकी वजह से जो है वातावरण में, वनस्पति में उल्लास का माहौल छाया हुआ है। पर मोह कहा भा जगदून उदासी, और ये सब देखकर मेरे मन में जो उदासी है वो दुगना, उदासु यानी दुगनी हो गई है। और नागमती को ये सब कुछ देखकर दुख हो रहा है, क्योंकि जो संपूर्ण प्रकृति है वो खुश है, वो उल्लास से भर चुकी है, इसमें आनंद का समाहित हो रहा है। लेकिन जो नागमती है वो अभी भी उदास है। वो क्यों उदास है? क्योंकि वो अपने प्रियतम से, अपने जो नायक से है वो अभी भी दूर है और विरह की अग्नि में जल रही है। फाग करई सब चांचरी जोरी। फाग करई यानी फाग के महीने में सब जो चांचरी होती है वो जोरा जोरी करते हैं, यानी एक दूसरे पे रंग डालते हैं। यानी इस मास में सभी चांचर जोड़कर परस्पर नृत्य कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। वे फाग भी खेल रहे हैं। फाग के महीने में जो त्योहार खेले जाने वाला है वो भी वो खेल रहे हैं। मोही जिये लाए दिन ही जैसी होरी। और पर जो नागमती के हृदय में तो विरह की होली जल रही है। कि मोहे जिये, मेरे जिये में तो दिनी अर्थात जसी होरी, और मेरे हृदय में तो विरह की होली जो है जल रही है। यानी वो लोगों को खुश देखकर, और जो कपल्स हैं उनको खुश देखकर उसके अंदर में विरह की व्यथा जो है और तीव्र हो रही है। उसको ये लग रहा है कि अगर उसके प्रियतम भी उसके साथ होते तो वो भी इसी तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय करती। आगे वो कहती है जो पे पिए ही, कि अगर मेरे पिए को जरत यानी जलना असभावा, यानी मेरे पिए को मेरा इस प्रकार जलना पसंद है, यानी उन्हें मेरी याद नहीं आती, तो जरत मरत मोही रोस न आवा। और मैं जल जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं जल के मर ही क्यों ना जाऊं, मुझे उस पर कोई दुख नहीं है, मुझे उस पर कोई गुस्सा, रोष के साथ गुस्सा नहीं आएगा। रात ही देव इसे मन मोरे। और वो अपने प्रियतम से, अपने नागमती कहती है कि अपने नायक से कि हे कंत, की हे स्वामी, रातों ही देवस, रात और दिन इसे इहे मन मोरे। और रात दिन मेरे हृदय में यही विचार आता है कि लागो कंत छार ज्यों तोरे। छार अर्थात राख, कंत अर्थात पति, कि राख बनकर ही तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। लागो अर्थात लगना, ज्यों तोरे, और तुम्हारे हृदय से राख बनकर ही लग जाऊं। कि अगर तुम मेरे जीते जी मेरे पास नहीं आ रहे हो तो मैं मरना भी पसंद करूंगी, मरकर मैं जलकर राख बनना भी पसंद करूंगी, कि किसी बहाने से तो तुम मुझे अपने सीने से लगाओगे। यानी वो किसी भी तरीके से मिलना चाहती है। वो मरकर भी, अगर उसको अपना नायक मिलता है तो वो मरकर भी अपने नायक को प्राप्त करना चाहती है। आगे वो कहती है यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊ। और यह तन यानी यह शरीर, छारो यानी जारो यानी जल कर, छार के, छार अर्थात कि
मैं इस शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती हूँ, कहो कि पवन उड़ाओ। और जो पवन है, ताकि जो पवन है उसे उड़ाकर ले जाए, मोकू तेहि मार्ग होई परो, और मैं तेरे रास्ते में आ जाऊं और पति के मार्ग में बिछ जाऊं, कंत धरे जहाँ पाऊं। और जहाँ वो पाँव रखे और उनकी छुअन इस राग पर पैर रखेंगे तो उनका स्पर्श मैं पा जाऊंगी। तो इस तरीके से समाप्त होती है व्याख्या भी। तो यहाँ पे चारों पदों की व्याख्या हम कर चुके हैं। मैं बार बार यही कहती हूँ, आपको शब्दों के अर्थ क्लियर होने चाहिए। और मैं बार बार यही कहती हूँ, कभी भी आपको कोई पद एक बार में समझ नहीं आएगा, एक बार की वीडियो में नहीं समझ आएगा, आपको कम से कम इसको 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। इससे आपको जो टॉपिक होता है अच्छे से क्लियर हो जाता है, आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। नागमती की विरह की चरम सीमा जो है व्यंजित हुई है, ये वो कि मतलब वो किसी भी तरीके से अपने स्वामी को पाना चाहती है। अगर वो जीवित उनको नहीं पा रही है तो वो मरने को भी तैयार है। नागमती के विरह में त्याग की भावना दिखाई देती है, यानी वो जलकर मरने को भी तैयार है। वह पति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है। अलंकार उपमा तन जस मोरा, विरह पवन में रूपक अलंकार और मन मोरे में अनुप्रास अलंकार। भाषा अवधि है, छंद चौपाई दोहा है और रस वियोग श्रृंगार यहाँ पर है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या भी यहाँ समाप्त होती है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 1 है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए नागमती की व्यथा का वर्णन कीजिए। तो अगहन मास में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। यह परिवर्तन नागमती के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। नागमती दिन तो किसी तरह से काट लेती है, परंतु रात में उसे अपने प्रिय की बहुत याद आती है। उसको यह वेदना बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि वह घर में अकेली है। उसकी स्थिति रात भर जलने वाले दीपक की तरह हो गई है। जैसी बाती रात भर जलती रहती है, वैसे ही रात भर नागमती भी अग्नि में विरह की तरह जलती रहती है। और सर्दियों की वह ठंड उसके हृदय को कपा देती है और वह सोचती है कि यदि उसका प्रिय उसके साथ होता तो वह ठंड आसानी से सहन कर लेती, परंतु विरह के कारण यह ठंडी और भी दोगुनी हो गई है। प्रिय की अनुपस्थिति में श्रृंगार करना भी नागमती को बहुत ज्यादा कष्टप्रद लगता है। विरह की अग्नि नागमती को अंदर ही अंदर जलाती है और बाहर की ठंड का कोई भी प्रभाव उसकी विरह अग्नि पर नहीं होता है। यानी वैसे तो उसके शरीर को, उसके तन को वो ठंडक दे रही है, उसको ठंड में पहुंचा रही है, लेकिन जो विरह के अंदर अग्नि जल रही है, जो वो तड़प रही है अपने नायक के लिए, उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रश्न 2 है, जियत खाए मुँहे ना छाड़ा पंक्ति संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नागमती के पति के वियोग की तुलना इस पंक्ति में बाज से की गई है। जियत खाए यानी जीते जी खाए, मुझे छाड़ा और मुझे नहीं छोड़ रहे। कि जिस प्रकार बाज अपने भोजन को नोच नोच कर खाता है, उसी प्रकार यह वियोग भी नागमती को नोच नोच कर खा रहा है। जैसे बाज अपने शिकार पर नजर गड़ाए बैठा रहता है, उसी प्रकार उसके ऊपर नजर गड़ा बैठा हुआ है। कौन? वियोग। वियोग प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आता, परंतु नागमती को वियोग अप्रत्यक्ष रूप से खा रहा है। यानी वियोग हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो उसके अंदर की तड़प है, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर कोई दुख है, उसको आप फेस कर रहे हो, आप ही उसको महसूस कर रहे हो, ठीक है। सामने वाला आपको सिर्फ सांत्वना दे सकता है, हाँ ठीक है हम तेरे दुख से दुखी हैं, लेकिन जो आप महसूस कर रहे हो वो सामने वाले को नहीं करवा सकते। तो यही स्थिति नागमती की है। क्लियर है? प्रश्न अगला है 3। माघ माह में नागमती की मनोदशा का वर्णन करना है। माघ में पाला पड़ने लगा है, किंतु वियोग में नागमती को मृतक समान बना दिया है। यानी वियोग की स्थिति की वजह से वो अपने आप को मरा हुआ समझ रही है, यानी ऐसी उसकी स्थिति हो गई है। गर्म वस्त्रों से ढकने के बावजूद भी नागमती का शरीर कांप रहा है। नागमती कह रही है कि सूर्य से कुछ ताप हो आता है, परंतु पति बिना यह जाड़ा नहीं जाता है। श्रृंगार भाव की उत्पत्ति के बाद भी प्रियतम के दूर रहने से नागमती का प्रफुल्लित होता यौवन निरर्थक है। यानी वो श्रृंगार करना चाहती है, लेकिन उसको महसूस होता है कि उसके श्रृंगार की तारीफ करेगा, जो उसके साथ रहेगा, जिसके लिए वो श्रृंगार करेगी, अगर वही उसके साथ नहीं है तो उसका जो जवानी है, जो यौवन है, वो सब व्यर्थ है। नागमती की आंखों से माघ माह में होने वाली तेज वर्षा के समान जो अश्रु है वो बहे जा रहे हैं। प्रियतम के बिना नागमती का सौंदर्य निरर्थक है तथा वह एक रसहीन जीवन व्यतीत करने को विवश है। आंखों से गिरती हुई बूंदें ओले के समान प्रतीत हो रही हैं तथा बहती हुई पवन झकझोर कर विरह वेदना और बढ़ा रही है। नागमती कह रही है कि किसके लिए श्रृंगार करे, किसके लिए आकर्षक वस्त्र पहने और किसके लिए गले में हार व शरीर पर आभूषण पहने। नागमती का हृदय कांप रहा है तथा तन डोल रहा है। विरह वेदना मेरे शरीर को जलाकर समाप्त करती जा
रही है। प्रश्न 4 है, वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं और इसका विरहणी से क्या संबंध है? तो फागुन माह में गिरते हैं ये, कि फागुन मास के समय वृक्षों की पत्तियां तथा वनों से ढाके जो है गिरने लगते हैं। विरहणी के लिए माह बहुत ही दुखदायक है, चारों ओर गिरती पत्तियों से अपनी टूटती आशा के समान लग रही है। क्लियर है कि जैसे वो पत्तियां गिर रही है ऐसे लग रहा है उसके जीवन का भी सब कुछ आशाएं जो है खत्म हो गई है। हर एक गिरता पत्ता उसके मन में उपस्थित आशा को धूमिल कर रहा है, धुंधला कर रहा है कि उसके प्रियतम जल्द ही आएंगे। पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की स्थिति को बयां कर रहा है, जैसे कि कहा गया था कि उसका शरीर जो है पत्ते के समान पीला हो गया है। जैसे अपने कार्यकाल पूरा हो जाने पर पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं, वैसे ही प्रियतम के विरह में जल रही नायिका का रंग पीला पड़ने लगा है। अतः फागुन मास उस दुख को शांत करने के स्थान पर उसके दुख को बढ़ा रहा है। फागुन के अंत होने तक वृक्षों में नई कपोलों तथा फूल आकर उसमें पुनः जान डालेंगे। पुनः परंतु नागमती के जीवन में सुख का पुनः आगमन कब होगा ये कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए कि पियसो कहेऊ संदेशड़ा ए भवरा ए काग, सो धनी बिरहे जरे मोही तोकु धुआ हम लाग। कि दुखी नागमती भोरे तथा कौए से अपने प्रियतम के पास संदेशा ले जाने को कह रही है। उसके अनुसार वह उसके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उसके प्रियतम को बताएं। प्रियतम के विरह में नागमती कितने गहन दुख को भोग रही है इसका पता प्रियतम को अवश्य होना चाहिए। अतः वह उन्हें संबोधित करते हुए कह रही है कि तुम दोनों वहां जाकर प्रियतम को मेरी स्थिति बताओ और कह दो कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि में जलते हुए मर रही है। उस अग्नि से उठने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग भी बिल्कुल काला पड़ गया है, जैसा कि पहले पद में था। प्रश्न 2 है, ख पाठ है इसका, रक्त ढरा मासू गहरा, हाड़ भय सब संख। देखो अगर आपको शब्दों के अर्थ ही मालूम है ना तो आपको ये याद आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप छात्र हैं तो इसलिए मैं आपके लिए दोबारा इनकी चर्चा करती हूँ ताकि आपकी दूसरी बार भी रिवीजन हो जाए। दिन धारस होई रही मुई, आय समेटू पंख। इन पंक्तियों में नागमती अपने प्रियतम को अपनी विरह रूपी दशा का वर्णन कर रही है। वह कहती है कि हे प्रियतम, तुमसे अलग होने पर मेरी दशा बहुत ही खराब हो रही है। मैं तुम्हारे वियोग में इतना रो रही हूं कि मेरी आंखों से आंसू रूप में सारा रक्त बाहर निकल रहा है। इसी तरह तड़पते हुए मेरा सारा मांस भी बिल्कुल गल गया है और मेरी हड्डियां शंख के जैसे श्वेत दिखाई पड़ने लगी हैं। वह आगे कहती है कि तुम्हारा नाम लेते लेते मैं सारसों की जोड़ी के समान तड़प तड़प कर मर रही हूँ। इस समय मैं मृत्यु के बिल्कुल समीप हूँ, अतः तुम जल्दी आकर मेरे पंखों को समेट लो। अगला है, तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तरुवर भाढोल, तेही पर बिरह जराई गए चहे उड़ावा झोल। इन पंक्तियों में नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे वियोग में बिल्कुल सूखती जा रही हूँ। मेरी स्थिति तिनके जिसके जैसी हो गई है, अर्थात मैं बिल्कुल कमजोर हो गई हूँ। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि मेरा शरीर पेड़ के समान हिलने डुलने लगा है। अर्थात जिस प्रकार पेड़ हवा के झोंके से ही हिलने लगता है, इसी प्रकार मैं भी कमजोर होने लगी हूँ और हिलती जा रही हूँ। इस पर भी यह विरह मुझे राख बनाने को व्यग्र है तथा मेरे तन की राख को भी उड़ा ही दिए जा रहा है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊ, ते ही मार्ग होई परो कंत धरे जहाँ पाऊ। नागमती अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए कह रही है कि मैं खुद के शरीर को विरग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहती हूँ। इस तरह मेरा शरीर आग का रूप धारण कर लेगा और हवा मेरे शरीर को उड़ाकर मेरे प्रियतम के पथ में पखेर देगी। इस प्रकार रास्ते में चलते हुए अपने पति का मैं राग के रूप में स्पर्श पा जाऊंगी। प्रश्न 6 है, प्रथम दो छंदों में से अलंकार छांट कर लिखिए और उनसे उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। पहला पद है, यह सुखद दग्ध न जाने कंतु, जोबन जरम करे भसमंतु। प्रस्तुत पद की भाषा अवधि है। शब्दों का इतना सटीक वर्णन हुआ है कि भाषा प्रभामयी और गेयता के गुणों से भरी हुई है। भाषा एकदम सरल और सहज है। इसमें सुखद दग्ध में तथा जोवर जर में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। वियोग से उत्पन्न दुख को बहुत मार्मिक रूप में व्यक्त किया गया है। विरहणी के दुख की तीव्रता पूरे पद में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरा पद है, विरह बाढ़ी भा धारुन सियु, कपि कपि मरु ले ही हरि जियु।
प्रस्तुत पद की भाषावधि है, शब्दों का सटीक वर्णन हुआ है, भाषा प्रवाह में योग्यता के गुणों से भरी है, भाषा एकदम सरल और सहज है, विरह बाड़ी में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, कंपी कंपी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है, पूस के महीने में ठंड की मार का सजीव वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्नोत्तरों की भी समाप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको प्रश्नोत्तर और पदों की व्याख्या आसानी से समझ आई होगी। उसके बाद भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ इन सभी व्याख्या और प्रश्नोत्तरों को आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।